सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सामान्य अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है दोस्तों, उसकी लगातार आप लोगों के सामने वीडियो बना करके लाता हूं दोस्तों। ये लगातार आज 12वीं वीडियो है दोस्तों। तो इससे पूर्व की वीडियोज़ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगी, 11 जो वीडियोज़ हैं। और साथ ही साथ जो पिछले साल की जो वीडियोज़ बनाई थी दोस्तों मैंने, वो 20 वीडियोज़ हैं लगभग। तो उन वीडियोज़ का भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, उन वीडियोस को भी, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे पिछले साल के पेपर में। और इस बार की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत कॉमन से क्वेश्चन भी आप लोगों को वीडियोस में मिलेंगे, ताकि आप लोगों के सामने इस तरीके के क्वेश्चन दिख पाएँ दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जैसे नई वीडियो डालता हूँ तो वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हैं कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। यहाँ पर ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप। तो ये आप लोग, जब भी आप लोगों के घर में पूजा पाठ होती है दोस्तों, तो वहाँ पर एक श्लोक जरूर बोला जाता है, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते। ठीक है, तो इसका आंसर है जम्बू द्वीप। वस्तुतः जब प्राचीन कालीन जो भारत था, वैदिक कालीन, उस समय ये जो भारतवर्ष और इससे जुड़े हुए जो राज्य हैं, चाहे उसमें अफगानिस्तान है, इवन दिन वियतनाम तक ये फैला हुआ था। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो वर्तमान भारत है, यहाँ पर जामुन के वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे। ठीक है, तो जामुन को ही जम्बू कहा जाता है, जम्बू फलम संस्कृत में। तो इसीलिए इसको जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था भारतवर्ष को। तो जम्बू द्वीप ही प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष का माना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया। यहाँ पर है उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी। तो याद रखिएगा दोस्तों, 5वीं सदी ईसा पूर्व में जो इतिहास के जनक कहलाते हैं हेरोडोटस। ठीक है, तो इन्होंने भारत के लिए क्या नाम दिया था, सिंध यानी कि इंडस नदी की वजह से इंडिया शब्द दिया था दोस्तों, इंडिया शब्द दिया था। तो सर्वप्रथम ये भाषा आई थी, ग्रीक दार्शनिक थे हेरोडोटस। तो ग्रीक भाषा का शब्द है इंडिया। तो ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो आपको पता है दोस्तों, जो भारत का जो ये दक्षिणी जो भाग होगा, इस आपको पता है जो ये अक्षांश की अगर हम बात करें तो 8 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, से स्टार्ट होता है। और 0 डिग्री जो देशांतर है वो काफ़ी नज़दीक है यहाँ से, यानी कि जो भूमध्य रेखा है वो काफ़ी नज़दीक है। तो भूमध्य रेखा और भारत की इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर या 916 किलोमीटर। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 876 किलोमीटर है दोस्तों। कितना है, 876 किलोमीटर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। आप लोगों ने भारत का जो हमने मैप देखा है, तो भारत की स्थलीय सीमा कुछ इस तरीके से हमको दिखती है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो ये स्थलीय सीमा है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है स्थलीय सीमा की लंबाई। तो यहाँ पर है 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर या 15200 किलोमीटर। तो ये लगभग जो ये स्थलीय सीमा की जो लंबाई है दोस्तों, वो है आपकी 15200 किलोमीटर। कितनी है, 15200 किलोमीटर दोस्तों। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। अब जो भारत की तट रेखा है दोस्तों, इस तरीके से आपका यहाँ द्वीप भी हैं इस छोटे छोटे से। ठीक है, तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है। यहाँ पर है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर। तो याद रखेंगे दोस्तों,
जो द्वीपों सहित अगर पूरे बात की जा रही है तो तटरेखा की जो लंबाई है भारत की वो है 7516.5 किलोमीटर, याद रखेंगे। ठीक है, 15,200 किलोमीटर आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई है और कुल तटीय लंबाई जो भारत की है वो 7,516 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मुख्य भूमि है जो भारत की तटीय भूमि मुख्य, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी 6100 मीटर है दोस्तों, याद रखेंगे 6100 मीटर है मुख्य तटीय लंबाई। ठीक है, अगर द्वीपों को हटा देते हैं तो, और द्वीपों के सहित 7516.5 किलोमीटर है दोस्तों, तो ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? यहाँ पर 2.2%, 2.4%, 2.8% है, 3.2%। तो याद रखेंगे दोस्तों 2.4% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पहले से ही पता है। तो 2.4% भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का पोर्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो गुजरात वाला जो राज्य है इसकी जो तटरेखा है वो सबसे ज़्यादा है, और लगभग 1214 लगभग, यानी कि 1200 शॉर्टकट में आता है कि 1200 किलोमीटर की तटरेखा है इसकी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, और दूसरे नंबर पर दोस्तों सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश की लगभग 976 किलोमीटर के आसपास इसकी तटरेखा है। तो दूसरा सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, और सबसे ज़्यादा तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की है दोस्तों। तो इसे अपने दिमाग में रख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? यहाँ पर ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा। तो याद रखेंगे दोस्तों कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच होते हुए निकलती है, और यहाँ पर ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले अगर बात करें तो गुजरात, उसके बाद आपका राजस्थान, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद दोस्तों झारखंड के बाद पहुँच जाती है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंग, उसके बाद त्रिपुरा, ठीक है, और उसके बाद मिजोरम। तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों कि किस राज्य से होकर गुजरती है और किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो लास्ट में त्रिपुरा और मिजोरम याद रखिएगा। ठीक है, इनसे ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि बिहार से होकर नहीं जाती है, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं जाती है, और इनसे ऊपर के जो राज्य है उनसे होकर के नहीं जाती है, सिक्किम से होकर नहीं जाएगी, असम से होकर के नहीं जाती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों। क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंदिरा पॉइंट आपको पता है दोस्तों कि जो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, यहाँ पर है पार्सन पॉइंट, ला हिंचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट या इनमें से सभी। तो याद रखेंगे दोस्तों इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ला हिंचिंग के नाम से भी जाना जाता है, और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी, इन तीनों के नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को। पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या ला हिंचिंग, ये तीनों एक ही के नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणी बिंदु का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। अगर हम इस तरीके से हम भारत के नक्शे को देखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो सबसे उत्तरी जो भाग है उसका नाम क्या है? यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा कॉल। तो देखिए दोस्तों इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट ये एक ही हैं, जो कि दक्षिण बिंदु के नाम है भारत के, जबकि उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरतम बिंदु जो है भारत का, उसे इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इंदिरा कॉल है, ठीक है, इंदिरा कॉल के नाम से भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी भाग जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा कौन सा किसे अलग किया गया है? यहाँ पर अंडमान और निकोबार, निकोबार और सुमात्रा, मालदीव और लक्षद्वीप या सुमात्रा एवं जावा। तो याद रखेंगे दोस्तों जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार है, यानी कि अंडमान और निकोबार के बीच में है आपका 10 अंश जलमार्ग, यानी कि 10 डिग्री चैनल।
ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है आपका, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये है आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में दोस्तों। तो अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सी जल संधि है, तो उसे हम कहेंगे 10 डिग्री चैनल है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डंकन पास यानी कि डंकन पासेस किसके बीच में स्थित है, तो डंकन पास कहाँ स्थित है, ये भी अंडमान में ही है दोस्तों। तो डंकन पास किसके बीच में स्थित है, यहाँ पर है उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान, ठीक है, कार निकोबार एवं छोटा अंडमान। तो याद रखना जो डंकन पास है दोस्तों वो है आपका दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में दोस्तों, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान यानी कि छोटा अंडमान के बीच में है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला होता है, इसलिए याद रखेंगे डंकन पास कहाँ है आपका, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। अब यहाँ से थोड़ा हम हिस्ट्री पर चलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे जाएंगे। तो हल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिलते हैं, यहाँ पर है रोपड़, लोथल, कालीबंगा या अणावली। तो याद रखिएगा दोस्तों, हल से जोते गए खेतों के जो साक्ष्य मिलते हैं वो राजस्थान के कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा का मतलब होता है दोस्तों चूड़ियाँ, पके हुई मिट्टी की चूड़ियाँ दोस्तों, ठीक है। तो कालीबंगा से ही लकड़ी का हल और जोते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे दोस्तों, ठीक है। तो कालीबंगा से जोते हुए खेतों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो कौन सा स्थल गुजरात में है, यहाँ पर है कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल। तो याद रखेंगे दोस्तों, हड़प्पा कालीन सबसे प्रमुख बंदरगाह के नाम से भी जिसे जाना जाता है वो है लोथल, जो कि आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। तो लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों, और जो कि गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन है शेर, घोड़ा, बैल या हाथी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो मोहरों पर सबसे ज़्यादा उत्कीर्ण जो पशु है वो है आपका बैल दोस्तों, और वो भी कुबड़ वाला बैल, क्योंकि ये कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे, ठीक है। तो कुबड़ वाला बैल या फिर बैलों का सर्वाधिक उत्कीर्ण किया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य की जानकारी को आपने बताना है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल नगरीय व्यवस्था थी, इसलिए नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में होता ही था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यद्यपि चांदी, टिन, सीसा इन धातुओं से परिचय था, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग दोस्तों। तो ये बिल्कुल गलत बात कह रहा है ये, तो यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे, ठीक है। तो कपास को किस नाम से यूनानी लोग पुकारते थे, यहाँ पर है सिंडन, कॉटन, ए एवं बी दोनों, या हड़प्पा, ठीक है। एक्चुअली जो सिंध घाटी सभ्यता थी इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो ग्रीक लोग इसे इंडस के नाम से, यहाँ उत्पन्न होने वाली जो कपास है, ठीक है, इस कपास को वो सिंडन कहते थे। क्या कहते थे, सिंडन कहा जाता था दोस्तों। तो कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग क्या कहते थे, सिंडन, क्या कहा जाता था, सिंडन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पर वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो आर्य शब्द का जो सबसे शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो श्रेष्ठ एवं कुलीन है दोस्तों, श्रेष्ठ और कुलीन, ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यहाँ पर है कृषि,
पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, ठीक है। जबकि आपकी जो सिंधु सभ्यता थी, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, ये याद रखिएगा। और सिंधु सभ्यता आपकी पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता थी, जबकि ऋग्वैदिक जो वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो ग्रामीण प्रकार की सभ्यता थी दोस्तों, और इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद? तो याद रखेंगे दोस्तों, सामवेद को क्या कहा जाता है? आदि ग्रंथ कहा जाता है भारतीय संगीत का दोस्तों, ठीक है। और इसका उपवेद है जो, वो है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद दोस्तों, गंधर्व वेद, ठीक है। तो गंधर्व वेद किसका उपवेद है? तो सामवेद का है दोस्तों, ठीक है। और भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का अर्थ होता है दोस्तों मिट्टी के किलों को ढहाने वाला, ठीक है। तो किलों को ढहाने वाला किसे कहा जाता है? यानी कि पुरंदर को कहा जाता है। और पुरंदर किसे कहा गया है ऋग्वेद में? तो यहाँ पर ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम। तो याद रखना दोस्तों, इंद्र ने काफ़ी सारे किलों को जीता था, इसीलिए उसे पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है ऋग्वेद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमृतम गमय एक श्लोक है दोस्तों, जो कि कहाँ से लिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो याद रखना दोस्तों, अस्तोमा सदगमय लिया गया है ऋग्वेद से दोस्तों, ठीक है। और ऋग्वेद से आपका जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र भी ओम भूर्भुवः स्वः, ये भी आपका कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। जबकि एक सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है, ये कठोपनिषद से लिया गया है दोस्तों, सॉरी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। बिल्कुल यहाँ पर यही बात सही है दोस्तों कि वेदों की रचना, यद्यपि ये माना जाता है कि दोस्तों कि ना तो इंसान ने की और ना ही किसी ने की, तो वेदों के मुख से निकली थी और उसके बाद तब ऋषि मुनियों ने उसको लिखा था दोस्तों, ठीक है। तो वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई थी, इसीलिए वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा, आपको पता है भारत के 6 दर्शन है, षड दर्शन, ठीक है। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है जैमिनी, वादरायण, कपिल मुनि या गौतम। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं दोस्तों वो हैं जैमिनी, ठीक है। अगर उत्तर मीमांसा की बात पूछी जाती है आपसे तो वो वादरायण की है दोस्तों, ठीक है। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? तो वादरायण। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है दोस्तों। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कपिल हैं और न्याय दर्शन के गौतम हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो सांख्य दर्शन, ठीक है, और गौतम है आपके न्याय दर्शन के प्रतिपादक, न्याय दर्शन के, ठीक है। तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, न्याय दर्शन गौतम का है, और वादरायण है आपके उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है। और पूर्व मीमांसा के हैं आपके जैमिनी दोस्तों। इस तरीके से आप लोग इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक किस नदी का वर्णन सबसे ज़्यादा किया गया है? क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर है सिंधु, शत्रुद्री, सरस्वती या गंगा। शत्रुद्री जो नाम है दोस्तों ये सतलज का पौराणिक नाम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वर्णित नदी का जो नाम है वो है सिंधु दोस्तों, याद रखेंगे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी का ही सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो इस पर मैं अभी चर्चा कर चुका हूँ। तो कपिल मुनि किस दर्शन के प्रतिपादक थे? तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे दोस्तों, ठीक है। जबकि पूर्व मीमांसा आपकी जैमिनी की है, न्याय दर्शन आपका गौतम का है और उत्तर मीमांसा आपकी बादरायण की है दोस्तों। तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी कि मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? तो जादुई माया यानी कि जादू टोने वाला वेद किसे कहा जाता है, वशीकरण का वेद किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो याद रखेंगे दोस्तों, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो जिस वेद में है उसका नाम है अथर्ववेद दोस्तों। ठीक है, जादू टोने वाला जो वेद भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, यानी कि गद्य और पद्य में कौन सा वेद रचित है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो याद रखना दोस्तों, जो यजुर्वेद है आपका, ये गद्य एवं पद्य दोनों में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इसने अंशतः गद्य रूप में भी, यानी कि गद्य रूप में भी, इसका मतलब कि पद्य रूप में भी है। तो गद्य और पद्य में जो रचित है जो वेद, उसका नाम है यजुर्वेद दोस्तों। इसे आप लोग अपने दिमाग में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वैदिक युग में यव कहा जाता था, यव एक अनाज था दोस्तों। तो यव किसे कहा जाता था? यहाँ पर है गेहूँ, जौ, चावल या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो यव है वो कहा जाता था जौ को वैदिक युग में। ठीक है, जबकि व्रीहि करके एक अनाज था जो कि चावल का नाम था दोस्तों। ठीक है, तो ये कई बार पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर से। यव जौ को कहा जाता था, जबकि व्रीहि चावल का नाम था एक। ठीक है, व्रीहि चावल को कहा जाता था वैदिक युग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राचीनतम पुराण है, तो प्राचीनतम पुराण कौन सा है? यहाँ पर है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या वायु पुराण। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं, जिनमें से कि सबसे जो प्राचीनतम यानी कि प्राचीन पुराना पुराण माना जाता है वो उसका नाम है मत्स्य पुराण दोस्तों। तो याद रखेंगे कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।